हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम पंकज है और मैं आज आपको क्लास 8 का न्यू बुक का है ना, जो हमारी न्यू बुक ऐड हुई है, समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे, उसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधन एवं उसका उपयोग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बेसिकली हमें पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि हमारी एक न्यू बुक के अंदर ऐड हुआ है। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। मतलब मैं बुक से नहीं पढ़ा रहा आपको, है ना, मैं आपको नोट से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बुक से पढ़ाना थोड़ा सा ईजी नहीं होता। ठीक है, बट हम इसे इस नोट से पढ़ेंगे जो कि काफ़ी डिटेल तो नहीं है, बट ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगे शॉर्ट टर्म में रिवीजन करने के लिए। ठीक है, सो हम इसे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग। ये चैप्टर फर्स्ट का नाम है। तो बुक का नाम क्या है? समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे। ओके, तो हमारा यहाँ से पहले हेडिंग है इसकी, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? तो प्रकृति में उपलब्ध सभी निर्जीव और सजीव वस्तुएं मिलकर प्रकृति का निर्माण करती हैं। ठीक है, और जो मानव के लिए मूल्यवान होती हैं। ठीक है, वे पदार्थ, जो उसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पर, प्राकृतिक संसाधन वे पदार्थ और सामग्रियाँ जो प्रकृति में पाई जाती हैं और मानव के लिए मूल्यवान होती हैं। यानी कि वो सभी वस्तुएं सजीव और निर्जीव हो सकती हैं और जो मानव के लिए मूल्यवान होती हैं उसे अपन प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन यानी कि सिंपल इसका मतलब है कोई भी वस्तु अपने आप में संसाधन नहीं होती। ठीक, जब तक वो मानव की आवश्यकता को पूरा नहीं करती। अगर कोई वस्तु मानव की आवश्यकता को पूरा करती है तो वो संसाधन में काउंट की जाती है। ठीक है, ओके, तो प्राकृतिक संसाधन मतलब जो कि प्रकृति में उपलब्ध जो सभी सजीव और निर्जीव वस्तु हैं जो कि मानव के लिए मूल्यवान है और जो मानव की आवश्यकता को पूरा करते हैं उसे हम प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। ओके, सुनाओ संसाधन। अभी यहाँ पर यह संसाधन बनने की प्रक्रिया। जब मानव प्राकृतिक तत्वों का उपयोग अपने जीवन यापन के लिए या नई वस्तुओं के निर्माण के लिए करता है तब वे संसाधन कहलाते हैं। आई मीन सिंपल बात है, मानव बेसिकली जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकता को अपने जीवन यापन के लिए करता है, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करता है, तब वो संसाधन कहलाती है। अपने आप में कोई वस्तु खुद संसाधन नहीं होती, मानव ही उसको संसाधन बनाता है। मानव उसका उपयोग कर है ना, उसको अपने जीवन को आसान बनाकर उसको संसाधन बनाने का काम करता है। जैसे कि एग्जाम्पल की मैंने आपको बताया, पेड़ अपने आप में संसाधन नहीं है। जब तक वो इसकी मानव की आवश्यकता पूरा नहीं करे, मानव उसका लकड़ी के लिए उपयोग करे और उसके अंदर जो भी पदार्थ वगैरह होते हैं उन सबका अपने जीवन के लिए इस्तेमाल करेगा, तभी अपने आप में पेड़ संसाधन बनेगा, नहीं तो अपने आप में कोई संसाधन वगैरह नहीं होता ना। अगला कि कोई भी संसाधन कोई वस्तु संसाधन कब बनेगी, यानी कि प्रमुख मापदंड किसी तत्व को संसाधन कहलाने के लिए तकनीक से सुलभ है। मतलब इसका मतलब क्या है कि संसाधन अगर कोई वस्तु प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है, ठीक, और उसको हमें अपनाने के लिए, अगर उसको संसाधन बनाने के लिए अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तब भी संसाधन निकल आएगी। यानी कि उसको बनाने के लिए हमारे पास में टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि तकनीक उपलब्ध होनी चाहिए उसको संसाधन बनाने के लिए। दूसरा, आर्थिक रूप से व्यवहार्य, यानी कि हाँ, मतलब इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा सस्ती भी नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि लोग उसको खरीद पाएँ और उसको अपने जीवन के लिए इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, अगला, और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होनी चाहिए, यानी कि समाज के अंदर उसको हम एप्लीकेबल कर सकें, समाज को एक्सेप्ट कर सके, तभी वो वस्तु अपने आप में संसाधन कहलाएगी। यानी कि संसाधन बनने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए। पहला, उसके लिए हमारे पास एक तकनीकी रूप से सुलभ होनी चाहिए, यानी कि उसके लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा, आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, यानी कि उसको वो यानी कि उतनी महंगी भी ना हो और ना सस्ती हो, लोग उसे आराम से खरीद पाएँ और उसको इस्तेमाल कर पाएँ। दूसरा, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो, यानी कि समाज के अंदर उसको हम एप्लीकेबल कर सके, समाज उसको स्वीकार करता हो, तब वो अपने आप के अंदर कोई वस्तु संसाधन बनती है। ओके, नाउ संसाधन का वर्गीकरण, यानी संसाधन का उन्होंने क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किया है? पहला है उपयोग के आधार पर, दूसरा है नवीकरणता के आधार पर। पहले देखते हैं हम उपयोग के आधार पर, जिसमें क्या है जीवन के लिए अनिवार्य है ना। तो इसमें क्या है, जीवन के लिए कौन कौन चीज़ें अनिवार्य होती हैं? वायु यानी कि एयर, जल वाटर और मृदा, यानी कि वायु जल मृदा ये सब क्या है हमारे जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है, इनके बिना जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है, और वैसे तो वो भी है, ज़मीन भी होती है, लैंड, वो भी इंपॉर्टेंट है। किसी भी जीवन के लिए जब लैंड नहीं होगा तो इंसान का जीवन कैसे संभव होगा? तो 4 चीज़ अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जीवन के लिए अनिवार्य, तो इसमें उपयोग के आधार पर पहला बाटा है जीवन के लिए अनिवार्य, यानी कि वायु जल और मृदा। ठीक, दूसरा है सामग्री के लिए संसाधन, यानी कि अब मानव अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल भी करेगा, जैसे कि निर्माण के लकड़ी, पत्थर, धातु से अपनी मतलब फर्नीचर वगैरह बनाएगा, पत्थर से अपना मकान वगैरह बनाएगा, और लकड़ी से भी कुछ भी कर सकता है, फर्नीचर वगैरह इस्तेमाल कर सकता है। तो सामग्री के लिए संसाधन उसको हम तो उन्होंने उसको सामग्री के लिए संसाधन के आधार पर बांटा गया। दूसरा क्या, ऊर्जा के लिए संसाधन, यानी जिससे ऊर्जा मिलती हो, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और सौर ऊर्जा और पवन आदि,
इत्यादि। यानी कि उपयोग के आधार पर उन तीन वर्गों में बांटा है, जीवन के लिए अनिवार्य, सामग्री के लिए संसाधन और ऊर्जा के लिए संसाधन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ सेकंड पार्ट है नवीकरणता के आधार पर। नवीकरण मतलब होता है कि संसाधन दोबारा पुनर्निर्मित हो सकता है फिर नहीं हो सकता। इसको हम दो भागों में बांटा है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो कि पुण्य पुण्य मतलब द्वारा नवीकृत हो जाते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है वे संसाधन प्राकृतिक प्रक्रियाओं, पुनर्स्थापन और पुनर्जनन द्वारा स्वयं को नवीकरण करते हैं। यानी कि वे संसाधन वगैरह जो कि पुण्य निर्मित हो जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, नवीकरण संसाधन बोलते हैं। जैसे कि और जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे कि सौर, पवन, जल और वन, ये कभी खत्म नहीं होते, ये पुण्य खुद ही जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। अगला क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। वे जो लंबी अवधि में निर्मित होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कि एक लंबी अवधि के अंदर निर्मित होते हैं, यानी कि जिसको जनरेट होने में बहुत टाइम लग जाता है, अराउंड 10 से 20 लाख सालों का भी समय लग जाता है, जो कि जल्दी निर्मित नहीं होते और जिनका उपयोग करने पर उनकी पुण्य पूर्ति संभव नहीं है। यानी कि अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो वो जल्दी निर्मित नहीं होते और जल्दी जनरेट भी नहीं हो सकते, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, जीवाश्म ईंधन खनिज, यानी कि पेट्रोल आ सकता है इसके अंदर अपना, पेट्रोलियम, कोयला और एलपीजी गैस इसके अंदर हमारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और एक अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। नवीकरणीय जो कि पुनर्निर्मित हो जाते हैं कुछ समय बाद, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कि पुनर्निर्मित नहीं होते और निर्मित होने में भी उसको कई लाखों का समय लग जाता है, कई लाख साल का समय लग जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हम अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल आप दे सकते हो जीवाश्म ईंधन और खनिज। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और हम इसी तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और आई थिंक इस पूरी बुक को भी कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको पार्ट ये अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना ताकि मैं इससे रिलेटेड और आगे वीडियो वगैरह अपलोड कर सकूँ। थैंक यू।